मानव भूगोल के उपागम पार्ट 4 में हम प्रवेश करेंगे। इसके पहले हमने अप्रोचेस ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी की 3 अप्रोच के विषय में डिटेल स्टडी की थी और वो जो 3 अप्रोच थी वो थी नंबर 1 हिस्टोरिकल अप्रोच, नंबर 2 स्पेशियल एनालिसिस अप्रोच, नंबर 3 इकोलॉजिकल अप्रोच, नंबर 4 जिस पर हम आज डिस्कस करेंगे वो होगा बिहेवियरल अप्रोच। उसके बाद अंतिम टॉपिक या अंतिम अप्रोच के रूप में हम वेलफेयर अप्रोच का डिस्कशन करेंगे। आचार परक उपागम। आचार परक उपागम का जो विकास हुआ था मानव भूगोल में वो डेविड स्मिथ ने किया। इस उपागम के तहत मानव का जो व्यवहार होता है, उसका जो एटीट्यूड होता है, उसको बहुत महत्वपूर्ण माना और मानव का ये व्यवहार विशेष रूप से प्राकृतिक जो एनवायरनमेंट है उसके प्रति कैसा है, उस प्राकृतिक पर्यावरण को जिसमें वो निवास करता है या जिससे वो संबंध रखता है उसके लिए उसका व्यवहार कैसा है, इस बात को बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। वातावरण के प्रति व्यक्तिगत व मानवीय अवबोध कैसा है, इन बातों पर क्षेत्र विशेष का विकास निर्भर करता है। यहाँ पर जो ये तीसरा बिंदु हमने देखा है, इसके अंदर बहुत सी चीज़ें छुपी हुई आपको नज़र आएंगी और वो समझने पर ही आप इस लाइन का या इन पंक्तियों का जो है भावार्थ समझ पाएंगे। वो ये है कि व्यक्तिगत व्यवहार व मानवीय अवबोध। यदि किसी क्षेत्र विशेष के लोगों का उसके पर्यावरण के प्रति व्यवहार अच्छा नहीं है, सकारात्मक नहीं है या पर्यावरण के संतुलन को स्थापित करने के लिए उपयुक्त नहीं है, तो ऐसी स्थिति में उस क्षेत्र का विकास होना संभव नहीं है और यदि विकास हुआ भी तो एक सीमा के पश्चात वह विकास अवरुद्ध हो जाएगा या उस विकास का संबंधित मानव या मानव समूह को नकारात्मक परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना होगा। तो यहाँ पे क्या अर्थ है इस चीज़ का कि अवबोध, सपोज वो एक एनवायरनमेंट के अंदर कोई भी एक अपन फैक्टर लेते हैं, जैसे वन क्षेत्र आपने ले लिए, तो वन क्षेत्र को उस संबंधित क्षेत्र के जो मानव है या मानव समूह है वो उसका किस प्रकार से उपयोग करें, ये उनकी सोच पर निर्भर करता है। जैसे कि हमने यहाँ पर इस बिंदु को आप देखें, यहाँ पर ये स्पष्ट किया गया है कि इस तरह के अध्ययन में मानव की व्यक्तिगत सोच, अवबोध, अधिग्रहण, चिंतन आदि के बारे में मानसिक क्षमता व कार्यकुशलता तथा पूर्ण ज्ञान का महत्व होता है, जिसके आधार पर मानव अपने पर्यावरण के प्रति सोच विकसित करता है। तो इन पंक्तियों का जो मीनिंग है वो आपको स्पष्ट हुआ होगा कि आपकी पर्सनल क्या थिंकिंग है एनवायरनमेंट को लेके और कितना आप संबंधित एनवायरनमेंट को, प्राकृतिक पर्यावरण को समझते हैं, महसूस करते हैं और कितना उसका अधिग्रहण करते हैं, कितना उसको उपयोग में लेते हैं अपने विकास के लिए। उसकी सीमा निर्धारण करनी आपको अति आवश्यक होती है और इसके लिए चिंतन आपका होना बहुत ज़रूरी है कि आप किस प्रकार से अपने प्राकृतिक पर्यावरण को अधिग्रहण कर रहे हैं, उसका विदोहन कर रहे हैं, अवबोध है या नहीं है आपको अपने समीपस्थ पर्यावरण का या जिसमें आप निवास कर रहे हैं, मानव समूह जिसमें निवास कर रहा है, क्या उसको उसका अवबोध है कि उसका कितना दायरा है, क्या उसकी लिमिटेशंस हैं। तो इस बारे में चिंतन भी बहुत आवश्यक है। उसके पश्चात ही आप अधिग्रहण और अपने विकास की योजनाओं को सफल बना पाएंगे। तो मानसिक क्षमता और कार्यकुशलता और पूर्ण ज्ञान,
इनका भी बहुत महत्व होता है कि यदि आपकी मानसिक क्षमता और कार्यकुशलता नहीं है तो आप प्राकृतिक पर्यावरण का उचित या समुचित उपयोग नहीं कर पाएंगे, और समुचित उपयोग नहीं कर पाएंगे तो किसी न किसी रूप में वो आपको लाभप्रद न होकर हानिकारक सिद्ध होगा। इसलिए कार्यकुशलता आपको प्राकृतिक पर्यावरण का विदोहन करने के लिए आपकी कार्यकुशलता भी उच्च स्तर की होनी चाहिए, और आपकी जो मानसिक क्षमता है उसका भी स्तर ऊंचा होना चाहिए, अन्यथा वो प्राकृतिक पर्यावरण को नुकसान ही पहुंचाएगा, जिसके आधार पर मानव अपने पर्यावरण के प्रति सोच विकसित करता है। तो ये आपका इस पूरे पॉइंट का अर्थ है जो आपको अच्छे से समझ लेना चाहिए। नेक्स्ट बिंदु इस पे आपको ये बता रहा है कि इस तरह ऐसे अध्ययन में मनुष्य अपने निर्णय को उसका पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत सोच और व्यवहार प्रभावित करता है। भूगोल में इस सोच के लिए यह शब्द विलियम किर्क ने प्रदान किया था। तो ये इस प्रकार की जो सोच है कि मनुष्य का जो निर्णय है वो उसके पर्यावरण के प्रति क्या उसका सोच है, क्या उसका अवबोध है, क्या उसकी कार्यकुशलता है, पूर्ण ज्ञान है या नहीं है, उसकी मानसिक क्षमता क्या है, इस आधार पर डिपेंड करेगा और पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत सोच और व्यवहार को प्रभावित करेगा। तो मानव भूगोल में ये जो सोच आई, आचार परक उपागम, वह शब्द या वह सोच जो था उसको विलियम किर्क ने प्रदान किया। यहाँ पर हम एक उदाहरण से इसको समझने का प्रयास करेंगे कि मानव का सोच या मानव का अवबोध अपने प्राकृतिक पर्यावरण के प्रति और उसकी कुशलता और किस प्रकार से वो उसको उपयोग करता है, चिंतन क्या करता है, चिंतन के तहत उसका विदोहन करता है या नहीं करता है, ये इस उदाहरण से हमको अच्छे से स्पष्ट हो जाएगा कि एक वन क्षेत्र जो है उसका मानवीय उपयोग किस रूप में हो। एक फॉरेस्ट एरिया है और उस फॉरेस्ट एरिया का जो उससे फॉरेस्ट से हमको जो लकड़ी प्राप्त है वो लकड़ी हमारे लिए उपयोगी है या वन्य जीव उनके लिए उपयोगी है, या फिर उसका अस्तित्व जो है वो पारिस्थितिकी संतुलन के लिए आवश्यक है। ये 3-4 चीज़ें आप इस फॉरेस्ट एरिया में मानव की व्यक्तिगत सोच पर ये चीज़ निर्भर करती है कि वो क्या सोचता है और क्या निर्णय लेता है। इन सभी निर्णय का मानव व्यक्तिगत सोच एवं पर्यावरण के प्रति व्यवहार पर निर्भर करता है। जो सबसे पहले हमने एक पॉइंट बताया था कि अपने प्राकृतिक पर्यावरण के संबंध में उसका क्या व्यवहार है, क्या अवबोध है, क्या चिंतन है, क्या कार्यकुशलता है उसको विदोहन करने की, इन सभी का निर्णय मानव की व्यक्तिगत सोच और पर्यावरण के प्रति व्यवहार पर निर्भर करता है। तो ये उदाहरण से हमने ये स्पष्ट किया कि मानव जो फॉरेस्ट है उनकी लकड़ी को यदि वो प्राप्त करता है तो क्या वो वन्य जीव के लिए उपयोगी है, इसलिए उसको प्राप्त नहीं करे, या एक सीमा तक उसको प्राप्त करके अपने मकानों या अपने फर्नीचर या अन्य जड़ी बूटियों के रूप में किसी भी रूप में वो अपना मानवीय विकास के लिए इस्तेमाल करे, या फिर उसका जो अस्तित्व है फॉरेस्ट का वो वन्य जीव के साथ साथ पारिस्थितिकी जो संतुलन है उसके लिए यदि आवश्यक है तो उसका फॉरेस्ट को वो नष्ट नहीं करे। तो ये सारा निर्णय उसकी व्यक्तिगत सोच पर निर्भर करता है। इसलिए व्यक्तिगत सोच या आचार परक उपागम मानव भूगोल में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसी तरह एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं। मानव एक बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है सांस्कृतिक पर्यावरण का, और मानव का सांस्कृतिक पर्यावरण मानव पर काफ़ी हद तक निर्भर करता है। यदि प्राकृतिक पर्यावरण का समुचित उपयोग यदि अच्छे से किया गया, जब ही सांस्कृतिक पर्यावरण उच्च स्तर का होना संभव है। इसलिए हम एक और उदाहरण से इस चीज़ को समझ सकते हैं कि परिवार में कितनी संतान होगी यह निर्णय भी व्यक्तिगत सोच एवं व्यवहार पर निर्भर करता है। ऐसी और अनेक कई स्थितियां हैं जो मानव के जीवन में आती हैं और मानव उसके ऊपर अपना व्यक्तिगत सोच के तहत
अपने व्यक्तिगत व्यवहार के तहत ही निर्णय लेता है, वो किसी अन्य पर निर्भर नहीं करता है। इनका अध्ययन व्यवहारिक उपागम बिहेवियरल अप्रोच का प्रमुख उद्देश्य है। तो मानवीय जो सोच है, मानवीय जो चिंतन है अपने पर्यावरण के प्रति, इसके बारे में विश्व में अलग अलग स्थानों पर आपको अलग अलग प्रकार के जो दृश्य नज़र आते हैं, वो इस बात का उल्लेख करते हैं कि किस क्षेत्र के अंतर्गत सांस्कृतिक पर्यावरण या मानव का जो जीवन स्तर है, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, वो उच्च स्तर का है। और निश्चित रूप से उस क्षेत्र के मानव की सोच, मानव का व्यवहार, मानव का प्राकृतिक पर्यावरण का अवबोध और उसके प्रति चिंतन निश्चित रूप से बहुत ही उच्च स्तर का होगा, जिससे उसका विकास भी संभव हो पाया और साथ ही साथ उसने प्राकृतिक पर्यावरण को संरक्षण करके अपने लिए उपयुक्त पर्यावरण, अपने जीवन व्यापन के लिए उपयुक्त पर्यावरण बनाने में वो सफल रहा। इसीलिए वो विकसित प्रदेशों के अंतर्गत कुछ क्षेत्र आते हैं, कुछ विकासशील में, और कुछ अविकसित देश या क्षेत्र आज भी पृथ्वी पर मौजूद है। उसका प्रमुख कारण मानवीय सोच भी कहीं न कहीं निर्भर करती है कि मानवीय सोच और मानवीय कार्यकुशलता जो है, वो मानवीय जो क्षमता है मानव की, उसमें कहीं न कहीं कोई कमी है, जिसके कारण वो अविकसित की श्रेणी में आए। तो इस प्रकार से कुछ जो हमने ये उदाहरण देखे हैं, इससे हमने स्पष्ट किया कि किस प्रकार से ये उद्देश्य इनका बिहेवियरल अप्रोच का उद्देश्य मानव के व्यवहार का ही अध्ययन करना होता है। तो मैं समझता हूँ कि आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे कि बेसिकली इसमें ये बताने का प्रयास किया गया है कि प्राकृतिक पर्यावरण के प्रति मानव का सोच उचित होना चाहिए, जिससे ना तो प्राकृतिक पर्यावरण को किसी प्रकार का नुकसान हो और ना ही मानव के विकास में प्राकृतिक पर्यावरण अवरोध बने। इसलिए इस उपागम को आप अच्छे से समझ लें और वो आपका हो गया।